प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मैं रामदास सिंह, सह आचार्य संस्कृत। मैं आपको पिछले सप्ताह लगातार व्याकरण पे चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण की वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ और हल संधि की बात चल रही थी। सप्ताह भर से आपने संधियों के सूत्र पढ़े समझे होंगे। आज मैं थोड़ा सा व्याकरण से आपका मन उब गया होगा, इसको चेंज करते हुए इस सप्ताह एक सप्ताह लगातार इस सप्ताह आपको मैं फर्स्ट पेपर अभिज्ञान शाकुंतलम है और उसमें छंद अलंकार है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहले बात करेंगे हम छंदों की। आज मैंने जो आपको PDF डाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा अपने रजिस्टर में। हाँ बेटा, एक ध्यान रखना है, मैं कहना ये भूल गया आप लोगों को कि व्याकरण का रजिस्टर अलग होगा और इसका अलग होना चाहिए। एक ही में घोच पौच मत करना, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, वो सेकंड पेपर में आता है, तो इसलिए इसका एक रजिस्टर अलग बना लेना, थोड़ा छोटा बना लेना भले ही। और इसके छंद और अलंकार के लिए अपन अलग चलेंगे और व्याकरण के लिए अलग चलेंगे, ठीक है ना? अलग व्याकरण रजिस्टर होना चाहिए अपने पास। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ बेटा कि खासकर जो भी मैं लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो आपको हर किसी किताब में, जैसे मैं व्याकरण की बात करूँ तो वो आपको मैं भैमी व्याख्या से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ आपको, तो वो बहुत उच्च स्तरीय किताब ग्रंथ हैं, अच्छी किताब हैं, वो अच्छे व्याकरण की ग्रंथ कहलाते हैं, भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित हैं। तो आप लोग इनको हल्के में मत लेना कि चलो मिल जाएगा अपनी 1 वीक सीरीज में, पासबुकों में या उनमें, या किताब नहीं मिलेगा बेटा। वो बहुत अच्छी चीज़ है और आपको नोट्स बनाना, और जैसे ही अपनी कॉलेज ऑफलाइन खुलेगी तो मैं आपको फिर इनको वापस पढ़ाऊँगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि अपना उम्मीद है कि खुलेगा तो द्वारा फिर आपको समझने में बहुत आसान रहेगा, बहुत सहज सरल पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं छंदों की। छंदो विमर्श लौकिक छंद, ठीक है? तो संस्कृत के छंदों प्रकार के हैं, लौकिक और वैदिक। तो पहले हम बात करेंगे लौकिक छंदों की। लौकिक छंदों की ही अपने कोर्स में है, और छंद आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त हुए वही छंद हैं, ठीक है विद्यार्थियों? तो मैं आपको महत्वपूर्ण छंद कराऊंगा। संस्कृत साहित्य में काव्य की 2 मुख्य विधा हैं। आप जानते हो काव्य में 2 मुख्य विधा हैं, पद्य और गद्य, ठीक है? गद्यात्मक और पद्यात्मक। गद्य और पद्य 2 काव्य हैं। इन दोनों से मिलकर बनी हुई एक तीसरी विधा भी है, जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। जिसे गद्य पद्य का मिश्रित होती है, ये गद्य पद्य दोनों मिले हुए रूप होते हैं, इसे कहते हैं चंपू काव्य। अब छंद में दो चीज़ें होती हैं, वर्ण और मात्रा, ठीक है? या ऐसा कहा जाए कि छंद 2 प्रकार के हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो पहले हम वर्ण और मात्राओं का विचार करें तो संस्कृत में छंदों की रचना का नियामक वर्ण और मात्रा हैं, स्वर हैं, ठीक है? संस्कृत छंदों में छंदों की रचना का जो नियामक है, बनाने वाले हैं, निर्णय करने वाले हैं, वो कौन है? वर्ण और मात्रा है, स्वर नहीं। प्रत्येक लौकिक छंद में 4 पाद होते हैं, अर्थात 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक पाद में यदि छंद संवृत है तो वह नियमित वर्ण ही होंगे, और वर्णों में लघु गुरु भी वर्ण भी नियमानुसार ही होंगे, ठीक है? बिल्कुल नियमित वर्ण हो, एक जैसे नियम चलेंगे चारों चरणों में, यदि छंद संवृत है। इसी प्रकार मात्रिक छंदों में भी ह्रस्व दीर्घ मात्रा भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही होंगे। लघु गुरु भी बिल्कुल सेम एक जैसे आएंगे, संख्या नियमों के अनुसार होंगे। छंदों में प्रयुक्त वर्ण जो कि नियमानुसार परिगणित होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। जो वर्ण हलंत है, यजुगुण व्यंजन मात्र है, न्यो भी कहें तो भी और अच्छा, अर्थात वो स्वर रहते हैं, तो छंदों में उनकी गणना नहीं की जाती है, ठीक है विद्यार्थियों? ये सामान्य बात चला रहे हैं अभी। सामान्यतः वर्णों की
दीर्घ या ह्रस्व होने का विचार उनसे संयुक्त स्वर के दीर्घ या ह्रस्व होने पर निर्भर करता है। जो जिस वर्ण में अगर दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है तो वो वर्ण दीर्घ हो जाएगा, और ह्रस्व जुड़ा हुआ है तो वो ह्रस्व हो जाएगा। यदि व्यंजन वर्ण के साथ संयुक्त स्वर ह्रस्व है तो वह ह्रस्व वर्ण ह्रस्व या लघु माना जाएगा, और यदि स्वर दीर्घ है तो वो दीर्घ या गुरु माना जाएगा। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो चीज़ें नीचे कौन से स्वर ह्रस्व हैं, कौन से दीर्घ हैं, तो वो निश्चित में लिख दिए हैं, ध्यान रखना बच्चों। आप लोग गलती करते हैं इसमें। देखो, ह्रस्व स्वर हैं संस्कृत के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, केवल 5। ठीक है बेटा, इनसे जुड़कर कोई व्यंजन, ये जिस व्यंजन मात्र में जुड़ जाएंगे वो वर्ण कैसा कहलाएगा? ह्रस्व लघु कहलाएगा। इसी प्रकार दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, विद्यार्थी गलती करते हैं, ए, ऐ, ए को छोटी मान के कहते हैं छोटी है, ह्रस्व है, लघु है। नहीं, ये दोनों, चाहे छोटी ए हो चाहे बड़ी हो, ए दोनों कैसी कहलाती हैं अपनी? छोटे बचपन की बात करने लगे, छोटी बड़ी। ए है वो भी दीर्घ है, और ऐ है वो भी दीर्घ है। इसी प्रकार ओ और औ दोनों दीर्घ हैं। तो ये स्वर जिस व्यंजन मात्र के साथ जुड़ेंगे वो सब कैसे कहलाएंगे? दीर्घ या गुरु कहलाएंगे। इन्हीं के संयोग से वर्ण ह्रस्व या दीर्घ बन जाते हैं। जो वर्ण ह्रस्व या लघु होते हैं वे एक मात्रक होते हैं। अब देखो बेटा, जो ह्रस्व वर्ण है या लघु है वो एक मात्रा होगी, जिसकी जैसे चिन्ह बनता है आई जैसा। ठीक है बेटा विद्यार्थियों, और वे एक मात्रक होते हैं, तथा जो दीर्घ या गुरु होते हैं वे द्विमात्रक होते हैं। ठीक है, उस पर एस जैसा चिन्ह लगा रहता है, ऊपर लगाते हैं हम लोग। केवल व्यंजन मात्र अर्धमात्रक होते हैं। केवल व्यंजन है जो उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अर्धमात्रक है। अतः छंदों में वर्ण या मात्रा की गणना में उनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है ना, व्यंजन मात्र केवल है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अब आगे नियम लघु गुरु की ओर देखते हैं। लघु गुरु के इन सामान्य नियमों के अतिरिक्त छंदों में इस गणना के लिए कुछ विशेष नियम भी हैं, जिनका निर्देश निम्नलिखित श्लोक में किया जा रहा है। ठीक है, देखो अब इसके 5 नियम और हैं जो इस श्लोक में है। संयुक्ता आद्यम दीर्घम सा अनुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेय अक्षरम गुरु पादांतस्थ विकल्प है। एक एक करके व्याख्या में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको यही समझा दूं। संयुक्ता आद्यम, संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण ह्रस्व होते हुए भी गुरु माना जाए। दीर्घम, जिस वर्ण में दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है वो दीर्घ माने। ये तो सामान्य नियम था ही मैंने अपना, वही है यहाँ। सा अनुस्वारम, अनुस्वार से युक्त वर्ण भी दीर्घ माना जाएगा, जिस पर अनुस्वार है, अनुस्वार मतलब बिंदी। विसर्ग सम्मिश्रम, और जिसके बाद विसर्ग लगे हुए हैं तो वो वर्ण भी ह्रस्व होते हुए भी गुरु माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। विज्ञेयम अक्षरम गुरु माना जाएंगे। पदांतस विकल्प है, और पद के अंत में विकल्प है। विकल्प है इच्छा पे, विकल्प है मतलब अगर कोई छंद अंत वाले वर्ण को गुरु मानना चाहता है लेकिन छंद में लघु लिखा हुआ है तो उसको गुरु मान लिया जाएगा, और गणना स्वरों की गणना पूरी कर ली जाएगी। मात्राओं की गणना मात्राओं की गणना पूरी कर ली जाएगी। इस प्रकार ये है। अब विद्यार्थियों इसको एक एक करके व्याख्या करूंगा मैं, तो उसको मैं कल एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंतर्गत इसको लेंगे। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो पर लेकिन थोड़ा सा आज और समझाता हूँ। देखो जैसा पहला नियम है संयुक्ता आद्यम, संयुक्त से
पूर्व का वर्ण यदि ऋस्व होता है तो उसे दीर्घ या गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण, देखो संयुक्त वर्ण हम वर्ण कहते हैं जहाँ दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हों। ठीक है, जैसे अपने हिंदी के तो हिंदी वर्णमाला में तो कई वर्ण हैं जो दीर्घ ही होते हैं, जैसे कि त्र है, छ है, क्षेत्र छ है और जय है। ज्ञ कहते हैं, जो ज्ञ हम होता है जय है, ये अपने आप में संयुक्त वर्ण है। और विद्यालय में जो द लिखते हैं वो संयुक्त वर्ण है। और प्र है, वो कई वर्ण जो इनको आप देखेंगे। और वैसे अब जैसे अनंत शब्द लिखा हुआ है तो न होता है, दो व्यंजन मिले हैं तो ये संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण से पहला वाला वर्ण क्या है, गुरु माना जाएगा। इस प्रकार होते हैं। चलो विद्यार्थी, आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा दूंगा तो फिर मेरे डाउनलोड होने में भी दिक्कत आती है और आप लोगों को समझने में भी। तो ये पांचों नियम हैं जो मैं कल के द्वारा इनको समझाऊंगा अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, थैंक यू।